तीसरा कैटेगरी का मॉलिक्यूल इन साइक्लोअल्कीन्स। तीसरा कैटेगरी का मॉलिक्यूल जीआई इन साइक्लोअल्कीन्स। पिछले क्लास में हम लोग पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल देख लिए थे, साइक्लोअल्केन देख लिए थे, और तीसरा केस है इन साइक्लोअल्कीन। जैसे मान लो साइक्लोहेक्सीन है, अगर हम साइक्लोहेक्सीन कंसिडर करें तो इस मॉलिक्यूल में भी पाई बॉन्ड है। ये दोनों एटम जिसके अबाउट हम मान सकते हैं कि रोटेशन हिंडर्ड है, दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 यहां पर एक और बॉन्ड होगा, यहां पर भी एक और बॉन्ड है, एक बॉन्ड एक और बॉन्ड होगा यहां पर, मान लो हाइड्रोजन ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन पे होंगे, दो पॉइंट के बीच में रोटेशन हिंडर्ड, और ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे भी लाई कर रहे। दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। तीसरा कंडीशन, यहां पर ग्रुपिंग अलग अलग है कि नहीं, H और CH2 ग्रुपिंग अलग अलग, इस पे H और यहां पर CH2, यहां पर भी अलग अलग। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो लगता है कि GI होना चाहिए यहां पर, बट GI डज नॉट हैपन। GI does not happen since transform, ये तो सिस फॉर्म है, दो हाइड्रोजन सेम साइड बोलो या दो CH2 सेम साइड बोलो, सिस फॉर्म अबाउट फॉर डबल बॉन्ड। ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। तुम खुद ही मेंटली सोचो कि क्या आप इस CH2 को इस तरफ ला सकते हो और H को इस तरफ भेज सकते हो। अगर इस CH2 को इस तरफ लाया जाएगा ट्रांस बनाने के लिए तो ये रिंग या तो ब्रेक कर जाएगा या तो रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ये जो CH2 है ये इस तरफ या ऑपोजिट साइड नहीं लाया जा सकता। समझ में आया? ड्यू टू रिंग कंस्ट्रेंट दिस CH2 कैन नॉट बी ब्रॉट दिस साइड। ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। देयरफॉर GI डज नॉट हैपन। जिसका ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहां पर हम लोग बोलेंगे GI ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। दो एटम के बीच में रोटेशन हिंडर्ड, दोनों एटम पे चार बॉन्ड, चारों एक ही प्लेन में, और विद रेस्पेक्ट टू इच सेंटर द ग्रुपिंग्स आर डिफरेंट बट स्टिल द ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट। therefore geometrical isomerism does not happen. So remember, about a pi bond in cycloalkene from 3 carbon ring to 7 carbon ring, GI does not happen. 3 से लेकर 7 कार्बन तक का साइक्लोअल्कीन के पाई बॉन्ड के अबाउट GI नहीं होता है। 3 मेंबर 4 मेंबर मतलब साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, 3 से लेकर 7 कार्बन तक के रिंग के पाई बॉन्ड के अबाउट, रिंग के पाई बॉन्ड के अबाउट, रिंग के पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है लेकिन ट्रांसफॉर्म इनका एग्जिस्ट नहीं करता, और जिसका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता वो हम लोग बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान रखना कि 8 कार्बन रिंग ऑनवर्ड्स, 8 कार्बन रिंग मतलब कि साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोऑक्टीन ऑनवर्ड्स GI हैपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोऑक्टीन 8 कार्बन का रिंग बनाए, 8 कार्बन का रिंग में पाई बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ये होगा सिस फॉर्म, और 8 कार्बन के रिंग में ट्रांस भी एग्जिस्ट करता है, और ये ट्रांस मैं ऐसे बना दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन को एक और तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये स्ट्रक्चर, ये डॉटेड और ये पाई बॉन्ड। ट्रांस साइक्लोऑक्टीन साइक्लोअल्कीन के पाई बॉन्ड के अबाउट GI इन जनरल नहीं होता, क्योंकि उनका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। ट्रांस बनाने से एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, लेकिन ये रूल तब वैलिड है
जब ये 3 कार्बन के रिंग से लेकर 7 कार्बन तक के रिंग तक अगर हम लोग साइक्लोअल्कीन इमेजिन करें, 3 से 7 तक का साइक्लोअल्कीन में जीआई नहीं होता, पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होता। क्लियरली दिमाग में बिठाना कि साइक्लोअल्कीन के पाई बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होता। समझ में आ रहा है? 3 से लेकर 7 कार्बन तक, 8 कार्बन और उसके आगे जीआई स्टार्ट्स, सिस एंड ट्रांस बोथ एग्जिस्ट। 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन याद रखना कि फ्रॉम 8 कार्बन टू 11 कार्बन साइक्लोअल्कीन, फ्रॉम 8 टू 11 कार्बन साइक्लोअल्कीन, 8 से लेकर 11 कार्बन तक के साइक्लोअल्कीन में GI happens and cis is more stable than trans. cis is more stable than trans. हम लोग ट्रांस जरूर बनाते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी में सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, क्योंकि सिस में एंगल स्ट्रेन कम रहता है, ट्रांस में एंगल स्ट्रेन ज्यादा रहता है। ट्रांस जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिस इज मोर स्टेबल देन द ट्रांस। ध्यान रहे, फ्रॉम 12 कार्बन ऑनवर्ड्स, 12 कार्बन और 12 कार्बन के आगे GI हैपेंस, GI यहां पर भी होगा, लेकिन बट ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। 12 या 12 कार्बन के आगे साइक्लोअल्कीन में पाई बॉन्ड के अबाउट GI होगा, 8 कार्बन से ही GI शुरू होता है, लेकिन 12 या 12 के आगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम एक रिंग बनाए, साइक्लोअल्कीन, सिस, ट्रांस, पाई बॉन्ड के अबाउट दोनों हाइड्रोजन ऊपर की ओर आएगा सेम साइड, या यूं बोलो कि दोनों बॉन्ड नीचे की ओर गया सेम साइड, ये सिस फॉर्म है। और यहां पर डबल बॉन्ड के अबाउट एक बॉन्ड नीचे जा रहा है तो एक बॉन्ड, या यूं बोलो कि यहां एक हाइड्रोजन होगा तो यहां पे एक हाइड्रोजन होगा, ऑपोजिट साइड ट्रांस, विच इज मोर स्टेबल। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन द सिस फॉर्म फ्रॉम 12 और 12 कार्बन ऑनवर्ड्स। यहीं पे एक और इंफॉर्मेशन याद रखना, अप टू 6 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन शुरू होता है साइक्लोहेप्टाइन से। फ्रॉम 7 कार्बन ऑनवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड exist in ring system। साइक्लोप्रोपाइन नहीं होता, साइक्लोब्यूटाइन नहीं होता, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन एग्जिस्ट नहीं करता। ना तो किसी रिएक्शन में बनेगा, ना ही एग्जिस्ट करेगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। कारण sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आप 120 डिग्री पे मोड़ के रखे हो, हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी ट्रिपल बॉन्ड का आता 7 कार्बन से, GI शुरू होता 8 कार्बन से, बिल्कुल एकदम क्लियरली याद रखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 कार्बन रिंग लाइक दिस, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोऑक्टाइन, साइक्लोनोनाइन, साइक्लोडेकाइन। बेंजाइन डिफरेंट चीज है, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। बेंजाइन होता है, लेकिन बेंजाइन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। लिख देते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना जरूर देते हैं, लेकिन वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, वो अल्काइन नहीं होता। बाहर का बॉन्ड आयनिक होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि कहां GI हो सकता है बताओ। वेयर GI कैन हैपन
पहला, दूसरा, तीसरा, इकट्ठे फिर हम और एग्जाम्पल कराएंगे। हर केस में 2-2, 3-3 एग्जाम्पल देख लो, इकट्ठे फिर और सारे एग्जाम्पल देंगे। 3 मॉलिक्यूल दे दिया गया, पूछा गया वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व्ड, वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो जीआई इन दिस मॉलिक्यूल। 6 कार्बन के रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होता है, 7 कार्बन तक नहीं होता है, 8 कार्बन वाला होता तो जीआई होता। यहां पर भी 6 कार्बन का रिंग में डबल बॉन्ड, 6 कार्बन के रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा। यहां भी 6 कार्बन के रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा। लेकिन ये वाला पार्ट तो साइक्लोअल्केन वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट तो साइक्लोअल्केन वाला हो गया जो पिछले क्लास में बताए थे। अगर हम इन दोनों का सेंटर अगर मान लें तो दोनों sp3 है। मिथाइल और H अलग अलग, यहां भी मिथाइल और H अलग अलग, यहां पे सिस और ट्रांस हो जाएगा। तो इधर वाला पार्ट जो है वो साइक्लोअल्केन वाला जीआई है, इसलिए दिस मॉलिक्यूल विल शो जीआई। एंगल कहां पे एंगल स्ट्रेन है इतने बड़े रिंग में? वो मैंने स्क्वायर टाइप का बना दिया। मैंने क्या स्क्वायर टाइप का है? जहां sp3 होना है वहां sp3 है, जहां sp2 होना है वहां sp2 है ना? 120 डिग्री का एंगल। फोर्थ कैटेगरी की तीसरा कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी इज क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन, व्हाट इज क्यूमुलिन? जब डबल बॉन्ड एक के बाद एक लगातार आते चला जाए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्यूमुलिन कहते हैं। क्यूमुलिन सिस्टम, क्यूमुलिन सिस्टम में कोई जरूरी नहीं है कि वहां कार्बन एटम ही होगा। क्यूमुलिन का मतलब पाई बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड लगातार। एटम कैन बी ऑक्सीजन, एटम कैन बी नाइट्रोजन, एटम कैन बी कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कुछ भी। हम तो पाई बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड लगातार देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूमुलिन सिस्टम। समझ में आ रहा है? अब चूंकि पाई बॉन्ड का सिस्टम है, यहां पे रोटेशन तो 100% हिंडर्ड है। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि रोटेशन इज टोटली हिंडर्ड। सबसे छोटा क्यूमुलिन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं अलीन। इट इज कॉल्ड अलीन। सबसे छोटा क्यूमुलिन सिस्टम इज कॉल्ड अलीन। अलीन का हम लोग स्ट्रक्चर जरा सा एनालिसिस करें। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। यहां भी 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं। यहां पे सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं। sp2 sp sp2, क्लियर? अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब एक s और 2 p गया हाइब्रिडाइजेशन में, तीसरा p प्योर कंडीशन में होगा। मान लेते हैं कि sp2 प्लेनर, ये दोनों बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, तो जो एक p ऑर्बिटल बचा था वो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द sp2 प्लेन होता है। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रेजोनेंस में भी देखे थे। ये p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ। मतलब यहां का पाई बॉन्ड कैसा है? ऐसा। समझ में आ रहा? p ऑर्बिटल। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, एक s और एक p गया हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब कि इसके पास 2 p बचा होगा, 2 प्योर p बचे होंगे। 2 प्योर p जो होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज द प्योर p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसके पास जो एक p था वो इसके एक p के साथ ओवरलैप करके तो पाई बॉन्ड बना लिया। ये p का इस्तेमाल हो गया ना पाई बॉन्ड बनाने में। अब इस कार्बन के पास ये वाला p बचा है, ठीक? तो ऑब्वियसली इस कार्बन के पास भी p ऐसे होना चाहिए, तभी तो ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां का पाई बॉन्ड बना होगा। यस और नो?
अगर इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो इसका sp2 प्लेन ऐसे होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल हमेशा sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है कि अगर ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, ये p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बना, इसके पास दो p के ऑर्बिटल थे, अगर एक p अगर ऐसे है तो ऑब्वियसली दूसरा p ऐसे होगा। ये तो यूज हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, इधर ये p ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड बनाया है तो ऑब्वियसली ये p ऑर्बिटल भी इसके पैरेलल होगा, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया। अगर इसका p ऑर्बिटल ऐसा है तो इसका sp2 प्लेन कैसा होगा? ऐसा। मतलब यहां पर जो दो बॉन्ड है ये भी sp2 है, लेकिन यहां पर जो दो बॉन्ड है, एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन। कहने का मतलब यहां का दो बॉन्ड बिल्कुल ऐसे है, परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे, एक के ऊपर एक लाई कर रहा। यहां के दो बॉन्ड तो व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन यहां का दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन पे। बात समझ में आ रहा है? तो अलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। क्लियर है? अगर हम लोग 3 कार्बन का क्यूमुलिन अगर इमेजिन करें तो ऑब्वियसली ये sp2, ये भी sp2, ये sp, sp, लेट द 2 बॉन्ड्स आर ऑन द सेम प्लेन। बोर्ड पे p ऑर्बिटल ऐसे, ये ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड बनाया, इसके पास दो p था, अगर एक p ऐसे था तो एक p ऐसे होगा। ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, इसके पास भी दो p थे, अगर एक ऐसा है तो एक ऐसा होगा। फिर ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, मतलब इस कार्बन पे p ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो sp2 प्लेन कौन सा? व्हाइट बोर्ड। इसलिए इस केस में यहां पर भी जो दो बॉन्ड होंगे उसी प्लेन पे होंगे। So conclusion is that if the number of pi bonds in cumulene are even, then the groups present at the terminal atoms are on the mutually perpendicular plane. And if the number of pi bonds are odd, then the groups at terminal atoms lies on the same plane. अगर क्यूमुलिन में 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, 6 पाई बॉन्ड है, कुछ भी हो, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो दोनों लास्ट एटम पे जो 4 बॉन्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा, जैसे वो हम एक्सप्लेन किए। और जैसे ही पाई बॉन्ड का नंबर ऑड हो गया 3, 5, 7, टर्मिनल एटम पे वो चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ये बात समझ में आ रहा क्यूमुलिन का स्ट्रक्चर? कौन सा? ये वाला ना 100% प्लेनर हो जाएगा। बीच में तो लीनियर सिस्टम है, लीनियर इज ऑलवेज प्लेनर। If the number of pi bonds in a cumulene are even, then the groups present at the terminal atoms are on the mutually perpendicular plane. And if the number of pi bonds in a cumulene are odd, then the groups present on the terminal atoms are on the same plane. एक पाई बॉन्ड को अगर हम लोग हटा दिए तो क्यूमुलिन रहेगा कि नहीं? डिपेंड कर रहा कौन सा पाई बॉन्ड हटा रहे हो। बीच वाला, साइड वाला हटा दो तब भी क्यूमुलिन है। पाई बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड लगातार दिख रहा है, माने क्यूमुलिन है। बीच वाला हटा दिए तो फिर वो क्यूमुलिन नहीं रहेगा। When the groups are present on a mutually perpendicular plane, GI does not happen. ये तो सेकंड वाला कंडीशन को तो वायलेट कर दिया ना।
कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे आ गया, देयरफॉर GI नेवर हैपेंस, यहां पे GI कभी नहीं होगा। और अगर सेम प्लेन पे आया तो हम लिखेंगे GI कैन हैपन, क्योंकि अभी भी तीसरा कंडीशन बाकी है। तीसरा कंडीशन क्या? ग्रुपिंग। अगर हम इन दोनों को सेंटर मान ले, ये और ये सेंटर, रोटेशन हिंडर्ड, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में, GI हो सकता है। कब हो सकता है? जब यहां पर ग्रुपिंग अलग अलग और यहां पर भी ग्रुपिंग अलग अलग। So when the number of pi bonds are even, GI never happens, and if the number of pi bonds are odd in a cumulin, then GI can happen, provided the grouping at the terminal atom should be different. Groupings at the terminal atom should be different. क्लियर है? क्लियर है? हम लोग क्यों कहते हैं कि GI will never happen if the number of pi bonds are even, then no GI. Why no GI? क्योंकि दोनों ग्रुप आ गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे। बहुत ही सिंपल सा चीज है कि अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन हो गया है कि नहीं, यहां पर एक AB लाई कर रहा, मान ले ऐसे AB, और इस कोने पे AB और इधर भी AB, तो ऑब्वियसली यहां से अगर हम A का डिस्टेंस यहां देखें और यहां से अगर हम A का डिस्टेंस यहां देखें, डिस्टेंस क्या आएगा? ऑब्वियसली सेम आएगा। तो जब डिस्टेंस सेम हो गया, then they are not different in the geometry. A का बीच का डिस्टेंस है यहां L1, ओके। मान लो यहीं पे हम बनाए इसका दूसरा फॉर्म कि AB जैसे था यहां पर वैसे ही, लेकिन यहां हम चेंज कर दिए, B और A कर दिए, और यहां पर A का डिस्टेंस L2, here L1 is equal to L2, therefore no GI। लेकिन यहां पे अगर C डबल बॉन्डेड ABBA, यहां पर AA का डिस्टेंस अगर L1 है, यहां पे AA का डिस्टेंस अगर L2 है, L1 इज नॉट इक्वल टू L2, देयरफॉर GI इज हैपनिंग। जब भी ग्रुप म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होता है, जब भी ग्रुप्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होता है तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है। जब भी ग्रुप म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे होता है तो डिस्टेंस हमेशा बराबर हो जाता है। क्लियर है? और डिस्टेंस बराबर होने के कारण दे आर नॉट अ GI। कैसे आएगा? नींद में उठ के पहुंच गए सीधे सीधे तो आना थोड़ी है। दो ग्रुप है ऐसे, ठीक, और बाकी का दो ग्रुप है ऐसे। थोड़ा अच्छे से समझो। अब बता डिस्टेंस, ब्लैक वाला, ऊपर वाला ब्लैक का ब्लू से डिस्टेंस, ऊपर वाला ब्लैक का ब्लू तक का डिस्टेंस और नीचे वाला ब्लैक का ब्लू तक का डिस्टेंस। अभी भी नहीं दिख रहा? मतलब दिमागी नहीं, अभी मेरे को बताइए चीज। ये दिख रहा है? ऊपर वाले ब्लैक का ब्लू से डिस्टेंस और नीचे वाले ब्लैक का ब्लू से डिस्टेंस सेम है ना? कि अभी भी नहीं दिख रहा? ऐसे थोड़ी होगी। बताया क्या था? बताने का तरीका है, समझने का तरीका अलग है। यहां पर ऐसा थोड़ी कि AB यहां पर है। हम क्या बताए? AB ऐसे और AB ऐसे।
अबे अल्टीमेट आदमी, दिमाग से सोच, पहले सोचो। कैसे समझाएं तुमको हम? वही तरीका ही है समझने का, और कोई तरीका ही नहीं। ये दोनों और ये दोनों ऐसे ही तो है। बीच में कितने भी कार्बन के नंबर हो, उससे क्या मतलब? ठीक है, लाल वाले से ब्लू का डिस्टेंस कितना होगा? जितना भी होगा। ब्लैक वाले से ब्लू का डिस्टेंस कितना होगा? सेम नहीं होगा। बस यही तो बात है, और क्या बात है? दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे नहीं है क्या? ये समझ में आ रहा है? लाल वाले से ब्लू तक का डिस्टेंस और ब्लैक वाले से ब्लू तक का डिस्टेंस सेम होगा? यस और नो? हटा दिए एक और हटा दिए, एक पेन हटा दिए। अब तो ऐसे ही है, और एक ये ऐसे है। रेड से ब्लू का डिस्टेंस और ब्लैक से ब्लू का डिस्टेंस तो सेम होगा। आगे लिखिए, GI in spirans. पांचवा कैटेगरी है क्या? Spirans. A series of spiro rings are called spirans. ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्पाइरो रिंग्स। ये दोनों रिंग आपस में स्पाइरो टू ईच अदर। दिस कार्बन विल बी कॉल्ड एज स्पाइरो कार्बन। जब दो रिंग के बीच में एक ही एटम कॉमन हो तो उसे हम लोग स्पाइरो रिंग कहते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। And if there is a spiro rings connected to each other, then the molecule का कैटेगरी हो गया स्पाइरेन। मॉलिक्यूल्स का कैटेगरी हो गया स्पाइरेन। स्पाइरेन में भी GI होगा। सबसे छोटा स्पाइरेन में 2 रिंग होगा। रिंग के साइज पे मत जाओ, 4 मेंबर ले लो, 6 मेंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट वही है। सबसे छोटा स्पाइरो कंपाउंड हम माने 2 रिंग वाला। अब अगर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ऑब्वियसली इस रिंग का हर एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, हर एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मान लेते हैं कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मेरा GI का सेंटर है, ठीक? तो इन दोनों के बीच में रोटेशन तो हिंडर्ड है, दोनों के बीच में रोटेशन तो हिंडर्ड है। रिंग सिस्टम, रोटेशन इज ऑलवेज हिंडर्ड। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, लेट अस कंसिडर दैट दिस 2 बॉन्ड्स आर ऑन द प्लेन, सेम प्लेन। तो पिछले क्लास में हम टेट्राहेड्रल के बारे में बताए थे कि एक होगा बिलो द प्लेन और एक होगा अबव द प्लेन। अगर 2 प्लेन पे है तो एक बिलो द प्लेन और एक अबव द प्लेन। हमेशा टेट्राहेड्रल में यही होगा कि एक बिलो द प्लेन और एक, तो फिर बाकी का 2 बॉन्ड ऑन द प्लेन, ठीक है। Rings are always considered to be planar. Rings are considered to be planar. अगर ये दोनों बॉन्ड अगर एक प्लेन पे है तो ये दोनों बॉन्ड भी एक ही प्लेन पे होगा रिंग सिस्टम। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। अगर इसके ये दोनों बॉन्ड अगर एक ही प्लेन पे हैं तो ऑब्वियसली इसका ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अबव एंड बिलो द प्लेन होगा ही। रिंग्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी प्लेनर। अगर ये कार्बन एटम बिलो द प्लेन चला गया तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड भी बिलो द प्लेन होगा। ये अगर ऊपर की ओर है तो ये वाला बॉन्ड भी ऊपर की ओर ही होगा। कहने का मतलब ये रिंग अगर व्हाइट बोर्ड पे है तो ये वाला रिंग परपेंडिकुलर है। स्पाइरो रिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पाइरो रिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पाइरो रिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि बीच वाला कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन, ये चारों बॉन्ड कभी भी एक प्लेन पे हो ही नहीं सकते। अगर ये एक प्लेन पे है तो ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई किया। अब इसके बारे में अगर हम सोचे, अगर ये भी टेट्राहेड्रल ही है ऑब्वियसली, अगर इसका एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑन द प्लेन।
यस और नो? तो अगर हम मान लो यहां पर ए बी और यहां पर ए बी लगा देंगे तब भी बोलेंगे नो GI. वाई? बिकॉज द ग्रुप्स आर लाइंग ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन. नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिस्टेंस विल बी सेम. अगर हम ए बी का इंटरचेंज भी करते हैं पोजीशन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कहलाएगा, वो कोई दूसरा आइसोमर कहलाएगा इसके बाद वाले टॉपिक में. समझ में आ रहा है? जैसे ये दोनों जो है स्टीरियो आइसोमर है. गौर से देख, आप किसी भी तरीके से ये मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के पहले वाले के आइडेंटिकल प्रूव नहीं कर सकते. यू कैनॉट प्रूव देम आइडेंटिकल. Same structure, same molecular formula, but they are different in the arrangement of A and B, but they are not geometrical isomer because the distance is same. ये कोई दूसरा आइसोमर होगा, हम लोग देखेंगे आगे. ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलेंगे तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा. वही अगर ये स्पाइरन में 3 स्पाइरो के रिंग अगर हम लगा दें, वेरी सिंपल. अभी का भी कंक्लूजन हम लोग निकाले थे कि द 2 स्पाइरो रिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है कि नहीं? मान लेते हैं कि ये वाला जो रिंग है वो व्हाइट बोर्ड प्लेन पे है, तो ऑब्वियसली एक बॉन्ड यहां पर बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड यहां पर अबव द प्लेन होगा. छोड़ दो, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. पहला दूसरा आपस में परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा आपस में परपेंडिकुलर. हेंस पहला तीसरा एक प्लेन पे. सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिंग्स होते हैं एडजेसेंट स्पाइरो. पहला दूसरा आपस में परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा आपस में परपेंडिकुलर, तो पहला तीसरा एक ही प्लेन पे. अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी एक ग्रुप बिलो द प्लेन, एक ग्रुप अबव द प्लेन. ऑब्वियसली यहां का 2 बॉन्ड ये वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है, यहां का 2 बॉन्ड ये वर्टिकल प्लेन पे लाई कर रहा है. चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. ये दोनों GI का सेंटर, रोटेशन हिंडर्ड, चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पे. अगर हम यहां पर ए बी अगर लिख दें तो ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड एज सिस. GI विल हैपन. ए बी यहां कर दिए, नीचे बी, इधर कर दिए ए, तो ये कहलाएगा ट्रांस. अब देखिए हम इसका रूल कैसे लिखा रहे, ध्यान देना. इफ ऑल द रिंग्स ऑफ द स्पाइरेंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन joining the terminal atoms. If the rings are symmetrical about the line joining the terminal atoms, okay, ये वाला एटम और ये वाला एटम को हम टर्मिनल एटम बोल रहे बार बार. एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करो, उस लाइन के अबाउट ये रिंग सिमेट्रिकल है कि नहीं? बिल्कुल है, जितना ऊपर उतना नीचे. और ये पॉसिबल तब है जब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन इवन होगा. 4, 6, 8, 5 कार्बन या 3 कार्बन का ऐसा स्थिति नहीं आ सकता कभी भी. अगर हम बोले कि ये एक रिंग और ये एक रिंग और ये टर्मिनल एटम लाइन ज्वाइनिंग, बट दिस रिंग्स आर नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम, क्योंकि पूरा रिंग ऊपर है तो नीचे कुछ नहीं है. इट इज नॉट सिमेट्रिकल. जहां सिमेट्रिकल नहीं है वहां पे ये रूल नहीं लगेगा जो हम लिखने जा रहे हैं अभी. रूल, if the rings are symmetrical about the line joining the terminal atoms, समझ में आ रहा है? Then if the number of rings are even, GI never happens, and if the number of rings are odd, GI can happen. कैन इसलिए लिख रहे क्योंकि अभी भी तीसरा कंडीशन है ग्रुपिंग डिफरेंट होने का. यहां पर ऑड नंबर ऑफ रिंग है बेटा, लेकिन अगर किसी एक जगह ए कर देते तो GI नहीं होता. GI कैन हैपन. ऑल्सो
Also, we can consider the rings as equivalent to double bond. आप लोग जानते हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक का मतलब एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। अगर सारे रिंग लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम के सिमेट्रिकल हैं तो आप सीधे सीधे ये रिंग को डबल बॉन्ड मान लो, क्यूमुलिन का रूल लगा दो। सीधे डबल बॉन्ड मानते हुए क्यूमुलिन का रूल लगाया जा सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर रिंग सिमेट्रिकल नहीं है तो ना तो उसे हम डबल बॉन्ड मान सकते हैं और ना ही इवन ऑड का हम लोग कंसेप्ट लगा सकते। कैसे चेक करना है अगर रिंग सिमेट्रिकल नहीं है? तो जैसे हम पूरा एक्सप्लेन यहां पर किए, एक एक रिंग पे हम जाएंगे कि कौन प्लेन पे और कौन, पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद ही हम बताएंगे कि जीआई होगा कि नहीं होगा। अभी हम क्या कंक्लूजन निकाले यहां पर कि इवन नंबर ऑफ रिंग अगर होगा तो जीआई नेवर हैपेंस, बट दैट रूल इज वैलिड ओनली इफ द रिंग्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टर्मिनल एटम्स। अगर हम तुमसे बोले कि बताओ यहां पर जीआई है कि नहीं है इस मॉलिक्यूल में, इसमें भी इवन नंबर ऑफ रिंग है। और थोड़ी देर पहले बोले इवन वाले में नहीं होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नहीं होगा कब? जब रिंग सिमेट्रिकल होगा। अगर हम इस लाइन जॉइनिंग द टर्मिनल एटम, क्या ये रिंग सिमेट्रिकल है? नहीं। इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, डबल बॉन्ड के बराबर नहीं मानेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो। कंसिडर दिस एज दिस, मान लो ये दोनों को हम जीआई का सेंटर माने, ये दोनों को नहीं, ये दोनों को ही सेंटर मान लिए। रोटेशन हिंडर्ड, यस। sp3 अगर ये दोनों बॉन्ड प्लेन पे तो ऑब्वियसली ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों अगर प्लेन पे तो ऑब्वियसली ये भी प्लेन पे, ये कार्बन के लिए भी ये दोनों एक ही प्लेन पे, ये दोनों एक ही प्लेन पे, तो ऑब्वियसली एक नीचे गया और एक क्या आएगा? अबव आएगा। बॉन्ड से मतलब है क्या ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन पे है कि नहीं? वर्टिकल प्लेन पे बोल देंगे है। अब देखेंगे ग्रुपिंग अलग अलग है कि नहीं। MEH अलग अलग, इधर से बढ़े तो CHMe मिला, इधर बढ़े तो CH2 मिला। रिंग में दोनों तरफ से मूव करना होता है। अगर एक रिंग जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से या कैसे भी हमको ग्रुपिंग चेक करना है रिंग में, तो रिंग में दोनों तरफ से बढ़ना है और तब तक बढ़ना है जब तक कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। तब तक बढ़ना है जब तक कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सिंपल एग्जांपल, मान लो कि यहां पर एक मिथाइल लगा दिए डबल बॉन्डेड CAB, पूछा गया तुमसे जीआई शो करेगा कि नहीं? जीआई शो करेगा कि नहीं? तो पहले मेरे को क्लियरली पाई बॉन्ड दिख गया तो हम ये कार्बन कार्बन को सेंटर मान लिए, रोटेशन हिंडर्ड है, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सब एक प्लेन पे। अब मेरे को सिर्फ यहां चेक करना क्या है? ग्रुपिंग। A और B अलग अलग है यहां पर। अब बारी आया ग्रुपिंग चेक करने का इस रिंग सिस्टम में। रिंग में हम दोनों तरफ से आगे बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस न मिल जाए। इधर बढ़े तो CH2 अब ऐसा ना हो कि दोनों CH2 सेम है सर, जीआई नहीं होगा, गलत। आगे बढ़ते जाओ, लास्ट तक कुछ डिफरेंस नहीं मिला तब बोलेंगे आइडेंटिकल ग्रुपिंग। ऊपर बढ़े CH मिथाइल, यहां क्या है? CH2, बोलेंगे ग्रुपिंग डिफरेंट, इट विल शो जीआई। यही मिथाइल यहां नहीं होता तो बोलते हैं कि ये ग्रुपिंग सेम हो गया, क्योंकि यहां भी CH2 और इधर बढ़े तो एक कॉमन ग्रुप तक पहुंच गए। कॉमन ग्रुप्स आर आइडेंटिकल। समझ में आ रहा? ये मिथाइल यहां नहीं लिख के यहां लिख देते, जीआई होता? नहीं होता ना, क्योंकि यहां तक तो सेम है और फिर बढ़े तो एक कॉमन पॉइंट तक पहुंच गए। एंड कॉमन पॉइंट इज फॉर बोथ ऑफ देम, डिफरेंस तो नहीं मिला, आइडेंटिकल ग्रुपिंग। खैर, CHMe CH2 ग्रुपिंग यहां पर अलग, MEH अलग, इन दोनों पॉइंट के अबाउट जीआई होगा। Converting the ring into double bond or applying the even odd concept,
is valid only for if the rings are symmetrical about the line joining the terminal atoms. छठा कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी, बाइफिनाइल्स एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम, ध्यान देना, जब दो बेंजीन के रिंग आपस में जुड़ जाएं सिग्मा बॉन्ड से, सच सिस्टम इज कॉल्ड बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, दो बेंजीन के रिंग के बीच में फ्री रोटेशन होते रहता है, फ्री रोटेशन हैपेंस। लेकिन इसी बाइफिनाइल में ये चार पोजीशन को हम लोग बोल रहे हैं ऑर्थो पोजीशन। इसके हिसाब से ये ग्रुप हो गया, तो इसके लिए ये दो ऑर्थो हो गए, मेटा पैरा। इसके लिए ये ग्रुप हो गया, तो ये दो ऑर्थो, मेटा पैरा। हम सिर्फ ये चारों ऑर्थो पोजीशन को हाईलाइट किए हैं। If any three out of the four ortho position, कोई भी तीन, चारों में कोई भी तीन, if at least, चारों भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, if at least any three of the four ortho position are occupied by bulky ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप किसके बोल रहे, विच कैन शो SIR, देन टू मिनिमाइज द रिपल्शन, द रिंग्स becomes mutually perpendicular to each other and the rotation stops. दो रिंग के बीच में रोटेशन रुक जाता है। जैसे मान लो ये दो रिंग यहां लगा दिए, मान लो NO2 इधर लगा दिए, ब्रोमीन इधर लगा दिए, NO2 इधर लगा दिए, ब्रोमीन, चारों बल्कि ग्रुप। ये ग्रुप ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो कि SIR शो करते हैं। तो आपको हम GOC में एक लिस्ट लिखाए थे, ग्रुप विच कैन शो SIR, विच कैन नॉट शो SIR। तो कैन नॉट शो SIR वाला भर दोगे ना चारों, तभी कुछ नहीं होगा, रोटेशन चलेगा। जो SIR शो कर सकते हैं उस लिस्ट में से कोई चारों आइडेंटिकल या चारों डिफरेंट, तुम्हारी इच्छा। अगर चार बल्कि ग्रुप या चार में से कम तीन पोजीशन पे बल्कि ग्रुप अगर आ गया, तो अगर ये दोनों रिंग अगर प्लेनर होगा तो दो NO2 दो ब्रोमीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। और दोनों नाइट्रो क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसे है तो रिपेल करेगा। दोनों थंब मान लो कि ये दोनों नाइट्रो ग्रुप है आसपास, समझ में आ रहा है? तो ये मिनिमाइज करना है, अपना रिपल्शन मिनिमाइज करने के चक्कर में दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ा लेता है, रिपल्शन मिनिमम हो गया। और एक बार रिपल्शन मिनिमम हो गया बेटा, तो ये वापस घूम के नहीं आएगा प्लेनर में। एक बार परपेंडिकुलर हो गया नियरली, रोटेशन स्टॉप्स, रोटेशन हिंडर्स, रोटेशन बिकम्स हिंडर्ड बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन।
rotation becomes hindered because of steric repulsion. Rotation becomes hindered because of steric repulsion. अब देखो क्या ये GI शो करेगा? रोटेशन तो हिंडर्ड है, मान लेते हैं ये दोनों GI के सेंटर, रोटेशन हिंडर्ड, यहां से और यहां से ग्रुप अलग अलग, यहां से और यहां से ग्रुप अलग अलग, लेकिन एक गड़बड़ी है, एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? सेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए यहां GI नहीं। समझ में आ रहा है? नो GI बिकॉज द रिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द ग्रुप्स विल बी आल्सो प्रेजेंट इन आवर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, पहला, दूसरा, तीसरा रिंग भी लाए, NO2 Br, Br 4 Br लगा दिए बीच में, NO2 Br, अब क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि पहला दूसरा आपस में परपेंडिकुलर, दूसरा तीसरा आपस में परपेंडिकुलर, मतलब पहला और तीसरा एक ही प्लेन पे। मान लो ये व्हाइट बोर्ड पे है तो ये वाला रिंग ऐसे है, फिर ये वाला रिंग भी व्हाइट बोर्ड पे है। तो अब अगर हम इन दोनों सेंटर को GI के सेंटर माने, रोटेशन इज हिंडर्ड, रोटेशन इज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। चूंकि ये दोनों रिंग एक ही प्लेन पे, तो ये वाला बॉन्ड यहां तक और यहां तक, ये वाला बॉन्ड यहां तक और यहां तक, एक ही प्लेन पे ग्रुपिंग NO2 Br, NO2 Br अलग अलग, ये GI शो करेगा। और इसे 2 NO2 सेम साइड, 2 ब्रोमीन सेम साइड, ये सिस फॉर्म है। इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे? यही स्ट्रक्चर बनाना, बस लास्ट वाले रिंग में ऊपर ब्रोमीन और नीचे NO2 कर देना, ट्रांस बन जाएगा। अब यहां पे इवन ऑड का कंसेप्ट मत लगा देना कि इवन में GI नहीं होगा, ऑड में GI होगा। इवन में भी GI होगा। अगर मान लो यहां एक और रिंग लगा दिए तो ये हो गया इवन नंबर ऑफ रिंग। अरे हो सकता है GI दूसरे और चौथे के बीच में हो जाए, पहला तीसरा एक प्लेन पे, दूसरा चौथा एक प्लेन पे, तो यहां पर इवन ऑड का कंसेप्ट नहीं लगेगा। खैर, that isomerism which results due to hindered rotation created by steric repulsion is also called as atrop isomerism. ध्यान रहे कि ये दोनों आपस में नो डाउट GI भी है और ये दोनों आपस में एट्रोप आइसोमर भी है, क्योंकि यहां रोटेशन हिंडर्ड हुआ था। किस वजह से रोटेशन हिंडर्ड हुआ था? स्टेरिक रिपल्शन के वजह से हिंड्रेंस आया था रोटेशन में, और उस स्टेरिक रिपल्शन के वजह से जो हिंड्रेंस आया रोटेशन में, उसके कारण आइसोमेरिज्म अगर हमको मिल रहा है तो उसे एट्रोप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। लेकिन हिंड्रेंस इन रोटेशन किस वजह से आना चाहिए? स्टेरिक रिपल्शन के वजह से, पाई बॉन्ड के वजह से नहीं, रिंग सिस्टम के वजह से नहीं, स्टेरिक रिपल्शन के वजह से रोटेशन हिंडर्ड हो जाए और फिर हमें कोई आइसोमेरिज्म देखने को मिले, उसे एट्रोप आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हाँ, क्या नहीं करेगा? एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा। नहीं, सिस और ट्रांस में जाने के लिए पाई बॉन्ड का टूटना जरूरी है। बिना पाई बॉन्ड टूटे सिस ट्रांस, हाँ ये हम जरूर बोलेंगे कि सिस से ट्रांस में जाने के लिए द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी लेस। लेकिन अगर दो स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो एक को सिस बोलेंगे, एक को ट्रांस बोलेंगे। रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिस टू ट्रांस इज वेरी वेरी लेस। अगर ऐसा आ जाए कि GI शो करेगा तो मतलब 100% GI शो करेगा। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है
अनस्टेबल है पहले से, वो एक अलग बात है। डेल्टा एच क्या होता है? इससे जाके उधर चला गया, सीसी में चला गया। हाँ, वो ज्यादा बोल रहे एक्टिवेशन एनर्जी वेरी वेरी लेस कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये तो बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा इसमें। हाँ, बॉन्ड तोड़ना है ना। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लेस बोल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी लेस बोलिए या डेल्टा एच हाईली नेगेटिव बोलिए। डेल्टा एच हाईली नेगेटिव बोल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वेरी लेस। प्रोसेस को शुरुआत करने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा ना, उसमें बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है ना। सिस वाला फॉर्म और इसके साथ में ट्रांस वाला फॉर्म है। हाँ, अगर ट्रांस वाले फॉर्म को भी इसमें बनाना और इसको इसमें बनाना तो दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी कंपेयर कैसे करेंगे? अरे यार, ट्रांस वाला सिस में जाना चाहेगा क्या? नहीं सर, बस अगर मान लीजिए जो इंटरमीडिएट तो ट्रांस से सिस में बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी हाई। ऐसा सिचुएशन इधर देख, सिस से ट्रांस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लेस और ट्रांस से सिस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी वेरी हाई, और इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एच इज हाई नेगेटिव। कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, हाँ, दैट आइसोमेरिज्म विच रिजल्ट ड्यू टू द हिंड्रेंस ड्यू टू hindered rotation created by steric repulsion is called atroph isomerism. थर्ड वाले फिनाइल पे बल्कि ग्रुप नहीं होते, तो जब बल्कि ग्रुप नहीं होते तो रोटेशन चल रहा है, और जहां रोटेशन चल रहा है वहां जीआई का बात ही नहीं करेंगे। हाँ, चारों पोजीशन क्यों? 3 कर दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दो के बीच में कम से कम 3 होना चाहिए बल्कि ग्रुप से। कोई दो के बीच में कम से कम 3 पोजीशन, वो देखना। ध्यान रखना, इसी में 2NO2 और 2SO3H is sufficient to hinder the rotation। ये एक्सेप्शन है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम में आएगा, अभी फिलहाल तो नहीं। कि अगर यहां एक SO3H लग गया, ये SO3H लग गया, ये दोनों रिंग नियरली परपेंडिकुलर, 2NO2 लग जाए, 2NO2 का भी रिपल्शन इतना है कि दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों के अलावा कम से कम 3 पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना जरूरी है। Which can show GI?
थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन आसानी से होता है जहां सिमेट्री है, ज्यादा होता है एच बॉन्डिंग। हालांकि सिमेट्री का मेन रोल जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट में होता है। मेल्टिंग पॉइंट में भी तो वही चीज है, कौन कितना क्लोज आ जाएगा सॉलिड स्टेट में। जो जितना क्लोज आ सकता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन यहां पे लिक्विड फॉर्म में जो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं थ्रू एच बॉन्डिंग, क्यों नहीं करेंगे? जहां एच बॉन्डिंग होता है वहां पे बॉइलिंग पॉइंट का फर्क नहीं आता क्या? अलग ही केस नहीं, हम तो एच बॉन्डिंग वाला ही केस ले रहे हैं, है ना। जहां अट्रैक्शन, जहां मॉलिक्यूल पास पास आ सकते हैं सिमेट्री के वजह से, उस कॉर्नर से शुरू करना। छोड़ो, कॉपी करना छोड़ो, सीधे देख के हम रब नहीं करेंगे। आप लोग खुद कॉपी कर लीजिएगा, बस देख के फटाफट बताते जाइए। इधर कॉपी करना छोड़ो, इधर देखो। हम रब नहीं करेंगे, कॉपी कर लेना आराम से, देख के बताओ हाँ या ना। बस पहले में जीआई होगा कि नहीं होगा। कारण क्या है? कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग। यहां पर जीआई होगा क्या? होगा। कार्बन पे तो मिथाइल और एच है, ऑक्सीजन पे क्या क्या है? एक लोन पेयर भी है जो दिखाया हुआ नहीं है, ये भी जीआई शो करेगा, ये जीआई करेगा। नाइट्रोजन पे दो आइडेंटिकल ग्रुपिंग हो गया, जीआई नहीं करेगा। तो पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल में रोटेशन, हिंडर्ड और चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में हो तो पहले से ही रहता है, सिर्फ ग्रुपिंग ही तो चेक करना होगा कि ग्रुपिंग सेम है कि नहीं। अगले में ये शो करेगा सी इट इज अ क्यूमुलिन सिस्टम। क्यूमुलिन में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जीआई कर सकता है लेकिन ग्रुपिंग टर्मिनल एटम पे अलग अलग होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास एक और लोन पेयर है, एक लोन पेयर दिया H को, H प्लस को, और एक लोन पेयर है, यहां पर भी एक लोन पेयर है। लोन पेयर H अलग अलग, यहां भी लोन पेयर H अलग अलग, इट विल शो जीआई। नेक्स्ट, विल इट शो जीआई? नो, डबल बॉन्ड के बाद जीआई नहीं होगा, क्योंकि इधर से ग्रुपिंग और इधर से ग्रुपिंग क्या हो गया? सेम हो गया। भले इस कार्बन पे H और मिथाइल अलग अलग है, it will not show GI. The next one, will it show GI? Yes, it will show about pi bond. कार्बन पे मिथाइल और H अलग अलग है, और इस कार्बन पे इस तरफ से बढ़े और इस तरफ से बढ़े तो इस पॉइंट पे डिफरेंस मिल गया। CHMe CH2 different, HMe different, it will show GI. Now, will it show GI? No, it will not show GI. कार्बन पे H और मिथाइल अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे ग्रुपिंग की बात करेंगे तो CH2 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 CH2, और ये पॉइंट पे पहुंचे तो कॉमन पॉइंट है, एंड कॉमन पॉइंट्स आर आइडेंटिकल पॉइंट्स, है कि नहीं? दोनों तरफ से आइडेंटिकल हो गया। आइडेंटिकल ग्रुपिंग ऑन दिस कार्बन, नो GI। इसका एक और तरीका था बोलने का, द रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टर्मिनल एटम। ये दोनों को हम टर्मिनल एटम माने, रिंग सिमेट्रिकल दिख रहा है, डबल बॉन्ड मान ले, क्यूमुलिन बन गया। क्यूमुलिन कैसा बन गया? इवन नंबर, और इवन नंबर में कभी जीआई होता ही नहीं।
समझ में आ रहा तरीका? अगला, will it show GI? रिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ डबल बॉन्ड। अगर हम इन दोनों को अगर हम सेंटर मान रहे GI का, तो इसे हम डबल बॉन्ड मान सकते हैं। क्यूमुलिन बन गया इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देयरफॉर GI विल नॉट हैपन। दूसरा, अगर हम इन दोनों को सेंटर अगर मानते तो D और H तो अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन के लिए इधर से और इधर से ग्रुपिंग क्या है? आइडेंटिकल है। नो GI। विल इट शो GI? नो सर। व्हाई नॉट सर? क्या ये रिंग सिमेट्रिकल है? क्या 3 मेंबर 5 मेंबर का रिंग सिमेट्रिकल हो पाएगा लाइन जॉइनिंग द टर्मिनल कार्बन? नहीं। तो सिंपल एनालिसिस कंसिडर दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड एक ही प्लेन पे, ऑब्वियसली ये भी एक ही प्लेन पे, यहां पर ये दोनों भी एक ही प्लेन पे। इस कार्बन पे मिथाइल और H अलग अलग है। इस कार्बन पे इधर बढ़े तो CHMe और इधर बढ़े तो CH2। द ग्रुपिंग ऑन दिस कार्बन इज डिफरेंट, दिस कार्बन इज ऑल्सो डिफरेंट। डबल बॉन्ड के बाद GI होना ही होना है। क्लियर? अगला, विल इट शो GI? कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग, ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन ये साइक्लोअल्केन वाला तो GI होगा। साइक्लोअल्केन, दोनों ब्रोमीन ऊपर, सिस, एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे, ट्रांस, और मॉलिक्यूल में कोई एक जगह भी GI होता, मतलब इट विल शो GI। नेक्स्ट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर OH अलग अलग है, लेकिन कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है, नो GI। नाइट्रोजन पे लोन पेयर OH अलग अलग है, लेकिन इस कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है लास्ट तक, इसलिए नो GI। या रिंग को हम यहां डबल बॉन्ड भी मान सकते थे, ये क्यूमुलिन बन जाएगा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का, इसलिए नो GI। अगला, विल इट शो GI? विल इट शो GI? इन दोनों पॉइंट को अगर हम GI का सेंटर माने तो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, क्यूमुलिन बन गया, और GI हो सकता है। इस पे H और मिथाइल अलग, यहां पर भी H और मिथाइल अलग, इट विल शो GI। विल इट शो GI? विल इट शो GI? ये और ये कार्बन को हम माने सबको डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड का क्यूमुलिन में कन्वर्ट हो गया, इवन नंबर में GI तो होता ही नहीं। 1 2 3 ऑड नंबर पाई बॉन्ड क्यूमुलिन में GI हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन पे आइडेंटिकल ग्रुपिंग है। हाइड्रोजन 2 सेम हो जाने के कारण ये GI शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, करेगा। 1 2 3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर OH अलग, कार्बन पे मिथाइल और H अलग, डेफिनेटली इट विल शो GI। नेक्स्ट, भले नाइट्रोजन पे लोन पेयर मिथाइल अलग अलग है दोनों तरफ, लेकिन क्यूमुलिन है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में कभी भी GI नहीं होता। नेक्स्ट, डेफिनेटली इट विल शो लोन पेयर मिथाइल अलग, लोन पेयर मिथाइल अलग, क्यूमुलिन हैविंग ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इट विल शो GI। ये 2 कॉलम में किसी को कोई दिक्कत? ये 2 कॉलम में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आगे आ जाओ। विल इट शो GI? ये पाई बॉन्ड के अबाउट, नो GI। ये पाई बॉन्ड के अबाउट, नो GI। साइक्लोअल्कीन में पाई बॉन्ड के अबाउट GI 7 कार्बन तक के रिंग तक नहीं होता है, 8 से शुरू होता है। लेट आए थे ना? साइक्लोअल्कीन में पाई बॉन्ड के अबाउट सब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये दोनों एटम के अबाउट रोटेशन हिंडर, ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में, HCH2 सब अलग अलग सेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी GI नहीं होगा। रीजन, ट्रांस इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। घुमा कर लाओगे मिथाइल को, रिंग टूट जाएगा या स्ट्रेन बढ़ जाएगा। 3 से लेकर 7 कार्बन तक का साइक्लोअल्कीन में पाई बॉन्ड के ऊपर GI नहीं होता है। 8 से शुरू होता है, 8 से 11 तक में GI होता है, सिस ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। 12 और 12 के आगे भी GI होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। खैर, इस पाई बॉन्ड के बारे में सोचो, ये तो रिंग में नहीं है ना, हम तो इस कार्बन पे ग्रुपिंग देखेंगे, sp3 sp2 अलग अलग
sp2 sp3 अलग अलग, यहां GI हो जाएगा, यहां GI हो जाएगा। अगला जल्दी, विल इट शो GI? ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है। विल इट शो GI? काहे नहीं होगा? इन दोनों को पकड़ ले, GI का सेंटर साइक्लोअल्केन वाला रोटेशन हिंडर, यहां पर मिथाइल H, यहां पर भी एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, क्योंकि इसको हम प्लेन पे मान ली है कि नहीं है। यहां पे मिथाइल H अलग अलग, यहां पे देख CHMe CH2, यहां ग्रुपिंग अलग, यहां ग्रुपिंग अलग, इन दोनों के वर्ड GI हो जाएगा। क्या नहीं होगा GI? और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे कैसे? वेरी सिंपल, ये ऊपर है ना, तो बस ये ऐसे करके नीचे करते, खत्म, बन गया ट्रांस वाला। नहीं है GI? दो मिथाइल में डिस्टेंस सेम नहीं दिख रहा क्या? सेम दिख रहा है। दो मिथाइल में डिस्टेंस सेम दिख रहा है, देखो देखो, दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दोनों रिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब बताओ, दो मिथाइल का बीच का डिस्टेंस सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, अलग होगा? क्या बात कर रहे अलग अलग होगा, अलग अलग, क्या कि ये मिथाइल रिंग के प्लेन में नहीं है, ये मिथाइल भी रिंग के प्लेन में नहीं है। ऐसा नहीं कि एक रिंग में मिथाइल और अलग रिंग में मिथाइल, तो सेम ही हो जाता है। sp3 sp3 समझ में आ रहा है? या तो ये ऊपर होगा इस रिंग के हिसाब से, या नीचे होगा, ये होगा ऊपर या नीचे होगा। दोनों मिथाइल के बीच का डिस्टेंस है नहीं है दोनों जगह। खैर यहां बताओ, तो जैसे यहां हुआ वैसे यहां भी होगा। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अलग अलग है, और इस कार्बन पे इधर बढ़े तो कार्बन, इधर बढ़े तो नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? यहां भी GI होगा। अगले में GI होगा क्या? होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्या ये दोनों आपस में GI हैं? क्यों नहीं है? तो देखो, पहले तो हम लोग लॉजिक लगाएंगे यार कि इस कार्बन पे तो ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग है, लेकिन इस ऑक्सीजन पे तो दो लोन पेयर क्या हो गया? सेम हो गया, जिसके कारण यहां मॉलिक्यूल में GI नहीं है। फिर भी अगर ये दोनों से अगर आपको देख के कंफ्यूजन लग रहा है, ऑक्सीजन रिंग के प्लेन पे, ये भी ऑक्सीजन रिंग के प्लेन पे, ये अंगूठा को ऑक्सीजन मान ले, दोनों अंगूठा ऑक्सीजन है, ठीक है, समझ ले। म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिंग स्पाइरो, समझ में आ रहा है ये? तो अगर हम इसको ऐसे भी अगर कर दें तो क्या दो अंगूठा के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं ना, दो ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस सेम है। क्लियर? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रिंग, दे आर नॉट ऑन द सेम प्लेन। नो GI। यहां GI हो गया, यहां हो गया। अगला जल्दी फटाफट। यस, कौन से दो सेंटर के अबाउट? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में लोन पेयर और H अलग अलग, ClBr अलग अलग, यहां GI होगा। यहां GI होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पहला रिंग और तीसरा रिंग एक ही प्लेन पे है। ClBr अलग अलग, BrCl अलग अलग, ये ट्रांस है, एट्रॉप आइसोमेरिज्म। GI होगा। देख, इवन नंबर में भी GI कराया जा सकता है, बशर्ते कि उसका रोटेशन को रोक दिया जाए। अगर यहां पे ग्रुप लग गया जो दोनों रिंग से कनेक्टेड है, तो ये दोनों रिंग एक ही प्लेन पे आ गए, तुम कोई भी दो पॉइंट को GI का सेंटर मान लो, ClBr ये ट्रांस है, सिंस बना देंगे, इट विल शो GI। नेक्स्ट, विल इट शो GI? 10 कार्बन के रिंग में पाई बॉन्ड, ये GI शो करेगा। समझ आ रहा? ये कैसा है? शीशा के ट्रांस है, शीशा क्या कि ट्रांस है? ट्रांस है। एक हाइड्रोजन ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन नीचे, ट्रांस है। इसका सिस कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिए, तो यहां भी दोनों बॉन्ड सेम साइड आ गया, सिस हो गया। लेकिन यार ये तो पोजीशन चेंज कर दिया,
पोजीशन चेंज हुआ क्या डबल बॉन्ड का? पक्का? पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड का दोनों केस में? एक नंबर है कि नहीं? 1 ही है कि नहीं? नंबरिंग करेंगे तो यहां भी 1, यहां भी 1। विल इट शो जीआई? रिंग को डबल बॉन्ड मान लिए, क्यूमुलिन बन गया, इवन नंबर और डबल बॉन्ड, ये जीआई नहीं करेगा। अब बता, विल इट शो जीआई? यस सर। ये रिंग सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इधर एक मिथाइल है तो इधर नहीं है कि सिमेट्रिकल है। समझ आ रहा? उसको डबल बॉन्ड के कंसेप्ट से नहीं करेंगे, सीधे साइक्लोअल्केन वाला दिख ही रहा, तुम क्लियर दिख रहा है। दोनों मिथाइल ऊपर, सिस, एक मिथाइल ऊपर, एक मिथाइल नीचे, ट्रांस, एक जीआई का सेंटर दिख गया ना, बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। अगला, विल इट शो जीआई? इसके अबाउट नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड के अबाउट। कैसे? इस कार्बन पे आगे बढ़े तो क्लोरीन मिला, इधर बढ़े तो क्लोरीन नहीं मिला, मतलब ग्रुपिंग अलग अलग हो गया। इस कार्बन पे CH2 सेम, लेकिन आगे बढ़े तो sp2 कार्बन इधर, sp3 कार्बन, यहां भी ग्रुपिंग अलग अलग, इसलिए डबल बॉन्ड और जीआई हो गया। यहां विल इट शो जीआई? डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं होगा बेटा, लेकिन साइक्लोअल्केन वाला तो जीआई हो जाएगा। साइक्लोअल्केन वाला तो जीआई होगा, डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा। चलो इस कार्बन पे ग्रुपिंग इधर इधर अलग सेम हो गया, लेकिन ये साइक्लोअल्केन वाला तो जीआई होगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, 6, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, ट्रांस। अगला, विल इट शो जीआई? साइक्लोअल्केन वाला तो करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में लोन पेयर मिथाइल अलग, मिथाइल इथाइल अलग, ये दोनों के बीच में जीआई हो जाएगा। विल इट शो जीआई? कॉपी दिखा। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बेसिकली ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ये हो गया पहले तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6 कार्बन समझ में आ गया। यहां से यहां ट्रायंगल टाइप का बॉन्ड, यही वाला समझ में आ रहा है। यहां एक कार्बन है जो यहां तक जुड़ा हुआ है और यहां से भी जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो इस कार्बन पे 2 मिथाइल ऐसे लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये मिथाइल और H वर्टिकल प्लेन पे, और ये दोनों भी वर्टिकल प्लेन पे। कहने का मतलब, अगर हम इसको और इसको जीआई का सेंटर माने, समझ, यहां मिथाइल और H वर्टिकल प्लेन पे, तो ऑब्वियसली यहां वाला भी तो ये दोनों बॉन्ड वर्टिकल प्लेन पे, ये दोनों बॉन्ड वर्टिकल प्लेन पे, तो ये दोनों बॉन्ड भी तो वर्टिकल प्लेन पे। नहीं हुआ क्या? मिथाइल H अलग अलग, sp2 sp3 अलग अलग, इट विल शो जीआई। या ऐसे सोच, इस मिथाइल का पाई बॉन्ड से डिस्टेंस अलग हो जाएगा अगर हम मिथाइल और H इधर कर दिए तो। डिस्टेंस अलग अलग माने जीआई तो होना ही होना है। डिस्टेंस अलग अलग दिख गया मतलब कि जीआई होगा ही होगा। और वही अगर हम दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा दें, सेम ग्रुपिंग, नो जीआई, या बोलेंगे मिथाइल का पाई बॉन्ड से डिस्टेंस इधर और मिथाइल का पाई बॉन्ड के साथ डिस्टेंस इधर, दोनों सेम, नो जीआई, बट दिस विल शो जीआई। अगला बताओ, कहां कहां जीआई होगा? हाउ मेनी जीआई सेंटर्स आर देयर? नो जीआई। सबको समझ में आ रहा? क्यों यहां पे नो लिखे हम? इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है, यहां जीआई होगा, यहां भी जीआई होगा, क्यूमुलिन ऑड नंबर, यहां भी जीआई होगा। मिथाइल है, H है, ये ग्रुप है, यहां H है, जीआई होगा। यहां पे जीआई 8 कार्बन से तो पाई बॉन्ड के बाद जीआई भी शुरू हो जाता है। क्लियर? इन दोनों के बीच साइक्लोअल्केन वाला, यही जनरली स्टूडेंट मिस मारता, मिस कर जाता है। समझ में आ रहा? साइक्लोअल्केन वाला जीआई समझ में आ रहा है? यहां भी जीआई होगा। सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी जीआई सेंटर? 1 2 3 4 5। अगला सवाल बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक में दे रखा है, इसलिए हम डायरेक्ट बुक से ही छाप दिए सीधे। ये दोनों रिंग में रिपल्शन होगा,
समझ में आ रहा है? ये दोनों रिंग तो व्हाइट बोर्ड पे है, लेकिन ये दोनों रिंग ना ऐसे परपेंडिकुलर है। ये दोनों रिंग आपस में परपेंडिकुलर। ये दोनों अंगूठा को समझना कि मिथाइल है। ये रिंग ऐसे, इसके ऊपर दो रिंग ऐसे, और जैसे ही घूम के ऐसे हुआ तो दो मिथाइल ऑपोजिट साइड। ये जो दे रखा है वो सिस है, और इसका एक और बनेगा ट्रांस। इट विल ऑल्सो शो जी। चलो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।